हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी। एम लक्ष्मीकांत आपका चल रहा है ना, और इसका आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 88, जिसमें कि हम बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति। फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति तो पुराना आपको बच्चों रिवाइज करते जाना है ना। ये आपके लिए टेलीग्राम चैनल है, सर्च कर लो @मंजू PW UPSC वाला। टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लासेस के वीडियोस, क्लास इंफॉर्मेशन, क्लास नोट्स, PDF सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। हम बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी की। विदेश नीति का आखिर मतलब जो है वह क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं? फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी। आप वैसे तो इसको IR में पढ़ते हैं बहुत विस्तार से, बट पॉलिटी के अंतर्गत भी आपको थोड़ा सा जो है वह बताया गया है कि जो आपकी विदेश नीति है, इवन हमने उसके लिए क्या क्या सिद्धांतों को अपनाया है। अब राजनीति से तो चीजें जुड़ गई ना, शासन व्यवस्था से तो चीजें जुड़ गई। तो यहां पर विदेश नीति का अगर हम सीधा सा मतलब देखें, विदेश नीति को एक्सटर्नल पॉलिसी भी कहा जाता है, बाह्य नीति, एक्सटर्नल पॉलिसी। आपको जवाहरलाल नेहरू का एक कथन जो है वह मैं याद दिलाऊंगी NCERT में। उन्होंने क्या कहा था कि हमारे लिए जो विदेश संबंध हैं, NCERT में हम इसको पढ़ चुके हैं, शायद चैप्टर 4 था आपका क्लास 12 का, स्वतंत्रता के बाद जो भारत का। तो देखो, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बेसिकली हम उतने ही स्वतंत्र हैं जितना कि हमारे विदेश संबंध हमारे हाथ में हैं। अगर हमारे विदेश संबंध जितनी मात्रा में हमारे हाथ से निकल जाते हैं, बाकी तो स्थानीय स्वायत्तता बचती है। आपका कंट्रोल जो है वह विदेश नीति पे होना चाहिए। जैसे कि मान लो US जो है अगर पावरफुल देश है, या फिर आप देखो कि शुरू में अगर हम देखें, चलो 1990 की बात करते हैं, 91 USSR का विघटन हुआ, हम उसके पहले जाते हैं कि US और USSR है ना, जो बाद में रूस जिसका उत्तराधिकारी बना, ये दो महाशक्तियां थी। जैसे कि आज चाइना है, चाइना आज महाशक्ति सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो किसी भी देश के साथ जो रिलेशन है उसको प्रभावित कर सकता है। जैसे कि आप देखो, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, इन सभी के रिलेशंस को प्रभावित करने की क्षमता अब चाइना रख रहा है। तो चाइना क्या है, एक कॉम्पिटिटिव के रूप में, एक खिलाड़ी के रूप में जो है वह इन देशों के साथ संबंधों को प्रभावित करता है, चाहे उसकी इकोनॉमी पावर हो, चाहे उसकी सैन्य ताकत हो, चाहे उसकी पॉलिसी की ताकत हो। तो यहां पर क्या है कि जब जितना मात्रा में ये विदेश संबंध जो है वे हमारे हाथ में कंट्रोल रहते हैं, उतने मात्रा में ही हम स्वतंत्र होते हैं, बाकी तो सब स्थानीय स्वायत्तता है। ये बात JL नेहरू के द्वारा कही गई थी। तो फॉरेन पॉलिसी है विदेश नीति, ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल पॉलिसी। और जवाहरलाल नेहरू का जो कोट है ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हमने NCERT में भी पढ़ा हुआ है। तो देखो, बेसिकली विदेश नीति का मतलब आखिर क्या है? विदेश नीति कि हम अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय हित है, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय हितों की रक्षा हेतु अंतरराष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय हितों की रक्षा हेतु अंतरराष्ट्रीय संबंध, है ना। राष्ट्रीय हितों की रक्षा हेतु जो अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाना, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना। अच्छा, इसके कुछ कारक होते हैं। फॉरेन पॉलिसी जो है किसी भी देश की हो, उसके क्या होते हैं, कुछ कारक होते हैं। जैसे कि, तो इसके कुछ कारक हम यहां समझ लेते हैं। मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि प्रभावित करती हैं विदेश नीति को, फॉरेन पॉलिसी को। जैसे कि उसका भूगोल क्या है। जैसे कि अगर हम देखें तो इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टेट है, अगर हम भूटान की बात करें, है ना, या हम इस तरह के जो स्टेट्स बफर स्टेट कहलाते हैं, वो हमारे लिए एक रक्षा का भी काम करते हैं।
चाइना वहां से ज्यादा एग्रेसिव होगा जैसे नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल से, जहां से डायरेक्ट बाउंड्री जो है वह जुड़ी हुई है। तो यहां पर क्या है कि जो भूगोल है, जो ज्योग्राफी है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, भूगोल। अब जैसे कि आप देखेंगे कि इंडोनेशिया में भी रामायण चल रही है, रामायण के कुछ साक्ष्य मिलते हैं, चीजें मिलती है, एक जैसा कल्चर है, इंडिया का भी है, इसके अलावा कई और देशों में भी रामायण और राम जैसे कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर वहां पे भी मान लीजिए हमारी एक सांस्कृतिक एकता हो गई, नहीं हो गई, हमारी संस्कृति जुड़ गया है ना, वहां के अगर आप प्ले देखेंगे, नाटक देखेंगे, तो वहां के कल्चर में आपको राम के बारे में काफी चीजें मिल जाएंगी। तो आपका सांस्कृतिक और आपका जो इतिहास क्या रहा, ये भी निर्धारित करेगा कि आपके संबंध कैसे होंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि राजनीतिक, जैसे कि अभी राजनीतिक कारक है, ब्रिटेन में पीएम बनते हैं या फिर किसी और देश में बनते हैं, तो वो पार्टी क्या सपोर्टिव है इंडिया को लेके, क्या पॉजिटिव, जैसे कि अभी नेपाल के पीएम बने, उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ जो है वो बहुत पॉजिटिव रिलेशन लेके चलेंगे, जो भी हमारे डिस्प्यूट्स हम उसको खत्म करेंगे। तो राजनीतिक शक्ति बहुत बड़ा निर्धारक तत्व होती है कि आखिर, जैसे कि अब ट्रंप बने, तो ट्रंप कहते हैं, अगर यूएस के जो, अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, ट्रंप बन जाए, तो वो कहते हैं कि भाई हम इंडिया के लिए ये वीजा, ये सैंक्शंस जो है वह लगा देंगे। तो ऐसे में भारत और यूएस के जो रिलेशन है वे कैसे होंगे, उनके आने से मान लीजिए खराब हो गए, तब ऐसे में क्या होगा। तो एक राजनीतिक जो कारक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। इसके अलावा हम देखेंगे सैन्य शक्ति किसके पास है, सैन्य ताकत, सैन्य शक्ति, ये कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिन पे विदेशी संबंध आधारित होता है, ठीक है, क्लियर है। तो फॉरेन पॉलिसी हमने देखा। अब देखो, जैसे कि बच्चों फॉरेन पॉलिसी में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना। तो हमने एक सिद्धांत अपनाया जिसे कि हम कहते हैं पंचशील के नाम से जानते हैं। हमने चाइना के साथ इसको साझा किया। चाइना के साथ हमने जो पंचशील है, इसके अंतर्गत 5 प्रिंसिपल्स हैं और इसके अंतर्गत क्षेत्रीय अखंडता के परस्पर सम्मान की बात की गई। तो हमने एक सिद्धांत अपना लिया और उस सिद्धांत पर हमारी विदेश नीति जो है वह आधारित होगी। वैसे ये सारी चीजें आप जब आप पढ़ोगे, आईआर के बारे में पढ़ोगे, तब आप इन चीजों को बहुत विस्तार से पढ़ते हैं। आईआर को जब पढ़ोगे तब आप इनको बहुत विस्तार से पढ़ोगे कि जैसे कि पंचशील जो समझौता है वह क्या था और हमारी विदेश नीति के संदर्भ में इसकी क्या महत्व है, ठीक है। तो पंचशील है। इसके अलावा हम देखेंगे कि अब देखो G20 आया, पूरे विश्व में छा गया क्या, पूरा विश्व एक परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम, वसुदैव कुटुंबकम। तो ये विदेश नीति ही तो है। जहां एक घर में लोग ठीक से नहीं रह पा रहे हैं, वहां पे आप कह रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है वह एक फैमिली है, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है। आप देखेंगे कि भाई पार्टी आर्टी के तो आप छोड़ दिया जाए, तो अगर आप मोदी जी को देखेंगे तो उनकी लीडरशिप आपको स्ट्रांग दिखेगी, है ना। कुछ लोगों को डिक्टेटरशिप के भी जो चिन्ह है वह दिखाई दे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे कि हम अगर यहाँ पर देखेंगे कि जब कोई ऐसा नेता आता है जो अपनी बात को रखने में बड़ा ही मुखर होता है। अब आप देखेंगे कि अभी हमारे जो विदेशी संबंध है या फिर कहीं पर कुछ सम्मेलन होता है तो उसमें इंडिया का पक्ष रखा जाता है। तो इससे पता चलता है कि भारत जो है वह विदेशों में भी स्ट्रांग हो रहा है ना। अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड लेवल पर जो मोदी जी है उनको जाना जाता है एज अ लीडरशिप। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली ये सारी चीजें डिपेंड ये भी करती हैं कि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष या फिर किसी देश के जो वास्तविक प्रमुख है या पीएम है वह कौन है, ये भी विदेश नीति निर्धारित हमारी करेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे कि अब बांग्लादेश है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस की हम बात करेंगे। बिग ब्रदर चाहे संरक्षण के मामले में हो या फिर नेगेटिव, जब हम देखें इसके दोनों एस्पेक्ट्स हैं। बिग ब्रदर की भूमिका नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। जैसे कि बांग्लादेश कहता है कि भारत जो है हमारी संप्रभुता का सम्मान नहीं करता क्योंकि ऐसा बिग ब्रदर है। इसके अलावा पॉजिटिव देखें तो भारत अपने चारों तरफ जो उसके पड़ोसी राष्ट्र हैं उन सभी की हेल्प पहले करता है। किसी तरह का कोई आपातकाल हो, जब काठमांडू में भूकंप आया तो पहले ही जो भारत है वह प्रतिक्रियाशील हुआ, वहां जाके हेल्प पहुंची। इवन अगर हम देखें कि मालदीव पे कहीं पर परेशानी, अगर पानी नहीं है तो भारत जो है वहां पे पानी भेज रहा है, बॉटल्स भेज रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि एक तरफ से हम देखेंगे कि भारत अपने चारों तरफ जो पड़ोसी राष्ट्र है उन सभी में कंपैरेटिवली आप देखेंगे बहुत स्ट्रांग है, चाहे हम क्षेत्रफल की बात करें, जनसंख्या की बात करें, इकोनॉमी की बात करें। तो यहाँ पर क्या है कि एक बिग ब्रदर की भूमिका में जो भारत है वह रहता है, बट इसके दोनों ही एस्पेक्ट्स है। अब आपको विस्तार से आप इसको अगर पढ़ना चाहते तो आप आईआर में पढ़ लीजिए कि वासुदेव कुटुंबकम है ना, ये क्या है और भारत इसको कैसे प्रमोट कर रहा है, वर्ल्ड लेवल पर इसका क्या इंपैक्ट है। और बिग ब्रदर की बात करें तो इसके क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं और क्या सच में भारत एज अ बिग ब्रदर जो है वह
दिखाता है खुद को, है ना। इसके अलावा अगर हम बच्चों बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51। किसके अंतर्गत आता है आर्टिकल 51? राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत। और इसमें अंतरराष्ट्रीय शांति की बात जो है वह कही गई। क्वेश्चन भी यहां से यूपीएससी ने पूछा, यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हुए हैं, है ना। तो आर्टिकल 51 में क्या कहता है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि अंतरराष्ट्रीय शांति और समझौता जो है उसको बढ़ावा देने का प्रयास भारतीय संविधान में किस जगह पर शामिल किए गए? क्या फंडामेंटल राइट्स, क्या नीति के निदेशक तत्व, क्या मौलिक कर्तव्य, या कहीं और? तो यहां पर क्या है कि जो डीपीएसपी है इसमें आर्टिकल 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो बात है वह की गई है। आया समझ में? तो बेसिकली विश्व के अन्य राज्यों के साथ भारत के संबंधों का जो नियमन है वो विदेश नीति है। अंडरस्टैंड? समझ में आया आपको? तो भारत का अन्य देशों के साथ, भारत का अन्य देशों के साथ अन्य देशों या अन्य राज्यों के साथ संबंधों का विनियमन ही विदेश नीति है। कैसे हम विनियमन करेंगे, कैसे हम इसको रेगुलेट करेंगे? तो ये विनियमन जो है यही क्या है बच्चों, यही हमारी फॉरेन पॉलिसी है। फॉरेन कंट्रीज के साथ क्या रिलेशन हो, ये इतना समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक तरह से अगर विदेश नीति को लेके कुछ भी आता है तो आपके पास क्या है, एक इंट्रोडक्शन हो गया। विदाउट इंट्रोडक्शन तो कैसे ही शुरू कर सकते हो अपनी बात को, है ना। तो ये है आपकी विदेश नीति। आगे चले तो अभी हमने समझा कि विदेश नीति जो है वह क्या है। विदेश नीति का इंट्रोडक्शन देखा। अब आगे हम बात करेंगे कि भारत की जो विदेश नीति है उसके कुछ सिद्धांत हैं, है ना। विदेश नीति हमने देख ली, अब आगे हम देखेंगे कि जो विदेश नीति है, इस विदेश नीति के कुछ हमने सिद्धांत बना रखे हैं कि किस आधार पर ये जो है वह अप्लाई होगा, है ना। क्या क्या सिद्धांत होंगे, बेसिकली हम बस कुछ सिद्धांतों की बात यहां पर करने वाले हैं। चलिए, विदेश नीति के सिद्धांत आखिर क्या है? विदेश लिखते जाया करो साथ साथ में, अकेले में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। विदेश जैसे कि रिवीजन करना बड़ा टफ लगता होगा आप लोगों को, है ना। एज अ स्टूडेंट अगर मैं कहूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि जैसे कि मान लो आपको लगता है कि पॉलिटी में आपने पढ़ रखा है एक बार सब कुछ, तो दूसरी बार उठाने में बड़ा कष्ट सा होता है। ऐसा लगता है कि यार सब कुछ तो आता है, भले हमसे उससे क्वेश्चन ना निकल रहे हो, बट एक भ्रम रहता है कि सब कुछ हमें आता है। रिवीजन करना बड़ा टफ है, नोट्स मेकिंग बड़ा टफ है। आप एक पेज बनाओगे बोर हो जाओगे, उसके लिए आपको फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, खुद को बैठाना समझाना पड़ता है कि नहीं नहीं यार नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है ना, ताकि रिवीजन हो सके, ताकि आंसर राइटिंग सीख सके। एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट्स दो स्किल्स आपको सीखनी होंगी। एक तो आपकी रीडिंग हैबिट्स, जैसे कि आप पॉलिटी को खत्म करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज आपने कर लिया या 50-50 40-40 पेजेस आपने रिवाइज कर लिए, पढ़ रखा है चूंकि, तब आपको आसानी से समझ आएगा। 50-50 पे इतना पढ़ना पड़ेगा, ये यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है। इतना नहीं पढ़ोगे तो सोचो आप कैसे, लगभग आप देखोगे मेंस तक आपको 20 सब्जेक्ट अगर छोटे बड़े सब मिला दिए जाए कि चलो कोर सब्जेक्ट के अलावा भी लगभग अगर आपको 20-22 टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हुए तो ऑप्शनल, कैसे कवर करोगे? कवर कर भी लिया तो याद कैसे रखोगे? नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको नोट्स जरूर बनवाती हूँ। आपके दिमाग में एक फ्रेमिंग रहे कि अच्छा मैम ने ये 4 पॉइंट्स पढ़ाए, उन 4 पॉइंट्स के अंतर्गत ये पॉइंट्स है कि अगर हम अब प्रश्न आ गया कि विदेश नीति के भारत किन सिद्धांतों को फॉलो करता है ना। तो पहली बात तो हम देखेंगे कि भारत विश्व शांति के लिए बड़ा प्रयास करता है। जैसे कि मोदी जी ने कहा कि ये जो दौर है वह युद्ध का नहीं है, ये बात वर्ल्ड लेवल पर, ये कोट बड़ा फेमस रहा
कि ये युद्ध का तो दौर नहीं है ना, बाकी नहीं पता किसका है, बट युद्ध का तो दौर नहीं है ये। तो विदेश नीति सिद्धांत की अगर हम बात करें तो भारत जो है वह किसके लिए काम कर रहा है? भारत का जो सिद्धांत है वह क्या है? विश्व शांति का। और विश्व शांति की बात किसमें करता है वो? अपने संविधान में आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति व समझौते को बढ़ावा देने का जो प्रयास है वह करता है, विश्व शांति की बात करता है। राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, राज्य के निर्देशक सिद्धांत है ना, आर्टिकल 51 यही है। भूल तो नहीं गए? डीपीएसपी फिर से रिवाइज कर लेना अगर भूल गए हो तो। इसमें कहा है भारत की विदेश नीति का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व शांति को बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ाए रखना व सुरक्षा बनाना, है ना। तो ये आर्टिकल 51 में कहता है। और कहता है भारत कि देखो अगर किसी तरह का, अब ऐसा तो कोई गारंटी है नहीं कि भाई लोग लड़ेंगे नहीं, विवाद तो होंगे, पर विवाद को जो सुलझाया जाए वो मध्यस्थता से भी आप सुलझा सकते हैं। विश्व स्तर पर कई ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि एटलीस्ट विश्व युद्ध होने से या युद्ध होने से रोका जाए। और अगर दूसरी बात है कि अगर युद्ध भी हो गया है तो युद्ध के जो परिणाम है उनको सीमित किया जाए, कि मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ऐसे लेवल पे युद्ध हो गया कि मानव प्रजाति ही नष्ट हो जाए। एक बहुत बड़ा आप देखेंगे कि एक फेयर बना हुआ है, एक डर बहुत बड़ा बना हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर, कि ऐसा ना हो कि कोई देश मूर्खता में परमाणु बम, परमाणु हथियार, परमाणु युद्ध छेड़ दे। सबके पास परमाणु हथियार हैं। और ऐसा आपने देखा क्या हुआ इजराइल में, इजराइल हमास संघर्ष आपने देखा, आपने रूस यूक्रेन देखा। मानव सभ्यता आप देखिए कितने हजार वर्ष पुरानी है, लेकिन अगर युद्ध और इस तरह की स्थितियां रही, बनाने में समय लगता है, मिटाने में समय नहीं लगता। आपने जो डेवलपमेंट किया हो सकता है उसके लिए 20 वर्ष लगे, 50 वर्ष लगे, और अगर युद्ध होता है तो 1 और 2 दिन में उतनी हानि हो जाती है जिसके लिए आप अगले 100 साल क्षतिपूर्ति नहीं होगी। जैसे कि जापान में आप देखेंगे हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम हुआ था, आज भी देखा जाता है कि वहां के बच्चों में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, आज भी वहां की भूमि पे कृषि नहीं होती, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। वो बात और है कि कुछ और व्यवस्थाएं जो है वह कर रखी हैं अलग से कि उनकी इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है ना, ये सारी चीजें। तो विवाद जो है वह कैसे सुलझा लिए जाए? मध्यस्थता से सुलझा लिए जाए। दूसरी बात, भारत जो है वह किसका समर्थन करता है? गैर उपनिवेशवाद का। उपनिवेशवाद मतलब क्या होता है? ब्रिटेन ने इंडिया को क्या किया? तो उपनिवेश ही तो बनाया था। भारत जो है वह गैर उपनिवेशवाद का समर्थन करता है। मतलब आप किसी तरह से कोई, उपनिवेशवाद का मतलब क्या? उपनिवेशवाद में आप देखेंगे कि जो कमजोर राष्ट्र है उनका शोषण किया जाता है। आप अफ्रीका के कई राष्ट्र की बात करेंगे, कमजोर राष्ट्रों का शोषण किया जाता है, वहां के लोगों का शोषण किया जाता है ना, वहां का यूज किया जाता है बेसिकली अपने देश को बढ़ावा देने के लिए। अगर आप एक एग्जांपल देखें कि भारत को ब्रिटेन ने एज एक कच्चे माल का वो यूज कर लिया कि कच्चा माल भी यहीं से आएगा और हम डंप भी यही कर देंगे जब सूती कपड़ा बन जाएगा, तो जब पॉलिस्टर का जो कपड़ा है वह बन जाएगा, तो ऐसे में भारत के उद्योग धंधे जो है वह नष्ट हो जाते हैं। तो भारत जो है वह क्या करता है? साम्राज्यवाद का विरोध करता है। साम्राज्यवाद, जो चीज ब्रिटेन के लिए अपने साम्राज्य का विस्तार था वो हमारे लिए उपनिवेश था, ठीक है। तो भारत साम्राज्यवाद का विरोध करता है और भारत जो छोटे राष्ट्र हैं उनकी स्वतंत्रता का समर्थन करता है। साम्राज्यवाद का विरोध करेगा और जो ऐसे राष्ट्र हैं तो स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थक है कि हाँ भाई स्वतंत्रता संघर्ष करो, स्वतंत्र रहो, स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करता है। तो ये हमारे क्या है बच्चों? विदेश नीति के सिद्धांत हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो एक और प्रॉब्लम जो आपको दिखाई देती है, भारत की विदेश नीति का अगला सिद्धांत है गैर नस्लवाद। नस्लवाद का मतलब क्या है? अपार्थाइड लॉ हमने पढ़ा था,
अपार्थाइड लॉ कि दक्षिण अफ्रीका जो है वहां पे क्या हो रहा था, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आधारित कानून थे कि जो गोरे लोग हैं, जो श्वेत लोग हैं, उनके लिए देश की बेस्ट चीजें होंगी, बेस्ट रिसोर्सेज होंगे, और जो अश्वेत लोग हैं उनके लिए जो चीजें हैं वह बड़ी इंफीरियर होगी। तो यहां पर क्या है कि बेसिकली भारत जो है वह गैर नस्लवाद का समर्थक है, नस्ल के आधार पर आप जो कानून है वह नहीं बना सकते, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे अगर कि दक्षिण अफ्रीका में जो अल्पसंख्यक थे श्वेत, लगभग शायद 20 से 30% थे, और जो 70 से 80% जो अश्वेत थे, जो वहां के मूल निवासी थे, उनका शोषण कर रहे थे। तो भारत ने क्या किया कि दक्षिण अफ्रीका के वो जो आंदोलन था उसका समर्थन किया। आप नेल्सन मंडेला का नाम जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ उन्होंने लगभग 28 वर्ष वह जेल में काटे। आप हाल ही में शायद 18 जुलाई, करेक्ट करना मुझे अगर मैं रॉन्ग हूं, शायद 18 जुलाई के आसपास नेल्सन मंडेला डे भी मनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि बेसिकली नस्लवाद की जो नीति है, जब भारत ने विरोध किया नस्लवाद की नीति का, और चूंकि दक्षिण अफ्रीका में उस वक्त श्वेत शासन कर रहे थे, तो वहां से कड़वाहट भी आ गई थी, पर भारत ने अपना जो सिद्धांत है वह नहीं छोड़ा। ठीक है, तो यहां पर जैसे औपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद की तरह श्वेत द्वारा अश्वेतों का जो शोषण किया जा रहा है, जो सामाजिक असमानता जो होती है, वो विश्व शांति में बाधक है। विश्व शांति में बाधक, इसलिए भारत जो है वे क्या करता है, गैर नस्लवाद, नस्ल के आधार पर आप किसी तरह का। अब हम बात करते हैं, एक नीति है भारत की, आप सभी जानते हैं, गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता। जब पूरा विश्व दो भागों में बट रहा था, दो गुटों में बट रहा था, ऐसे में गुट निरपेक्षता की जो नीति, बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वह गुट निरपेक्षता से आए कि क्या वर्तमान में भारत जो है वह गुट निरपेक्षता की क्या प्रासंगिकता है, क्या इसका जो पालन है वह भारत कर पाता है। आओ थोड़ा सा गुट निरपेक्षता को समझते हैं। क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षता नीति का प्रमुख लक्ष्य आखिर क्या है। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखना और उसका संवर्धन करना, उपनिवेशों के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को बढ़ावा देना, समानता पर आधारित विश्व समुदाय की स्थापना और रंग भेद का विरोध करना, आणविक निशस्त्रीकरण और नवीन आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना। तो गुटनिरपेक्ष जो नीति भारत के द्वारा, नॉन अलाइनमेंट, जैसे कि नेम, NAM के नाम से भी जाना जाता था, आखिर जाना जाता है, ये नीति के उद्देश्य आखिर क्या है। तो यहाँ पर ये चारों हमारे लक्ष्य है कि हम गुटनिरपेक्षता का जो पालन है वह करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो, पहले समझो कि हमने गुटनिरपेक्ष अपनाया कैसे। आप देखेंगे कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, 39 से लेके 44 रहा, पूरा विश्व दो भागों में बट गया। उस वक्त दो महाशक्ति थी, एक तो थी अमेरिका, एक था सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ। बाद में 91 में जब विघटन हुआ, इसका उत्तराधिकारी रूस बना, है ना। तो US एंड USSR, तो बहुत सारे आप देखेंगे ये स्पष्ट दो ग्रुप बन गए थे, दो गुट में विभाजित हो गई थी दुनिया, दो गुट बन गए थे। अब इसी गुट से भारत निरपेक्ष रहा, सो इसी गुट से निरपेक्ष रहा, तो गुट निरपेक्षता आती है। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि अमेरिका लोकतंत्र में अमेरिका के साथ जाना चाहिए। USSR, सोवियत की अगर आप बात करेंगे, साम्यवादी, इसने जो अपना चरित्र है वह अपनाया। ठीक है, समाजवादी, साम्यवादी। तो यहां पर देखो कि अमेरिका और US जब इनके प्रभाव में पूरा विश्व था, तब ऐसे में गुट निरपेक्षता की नीति का कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे और हम इस तरीके से विश्व शांति को बढ़ावा देने का जो प्रयास है वह करेंगे। तो आप देखेंगे कि अमेरिका ने अपनाया पूंजीपति शासन, कैपिटलिस्ट। अब अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका की जो नीति थी वह पूंजीपति की थी, लोकतंत्र और पूंजीवाद। ठीक है, और सोवियत संघ की जो नीति थी, साम्यवाद, समाजवाद। ठीक है, साम्यवाद और समाजवाद। तो जो अगर हम देखें तो विश्व के बहुत सारे देश कुछ कुछ लाभ के लिए इन बड़े देशों से जुड़ गए, इन महाशक्तियों से जुड़ गए। एक प्रश्न और आता है कि आखिर इन दोनों को ये महाशक्ति क्यों कहा, क्योंकि ये विश्व में किसी भी, जो हमने स्टार्टिंग में समझा था कि आपके विदेशी संबंध आपके कैसे निर्धारित होंगे, आप कितने स्ट्रॉन्ग है, इन्हें महाशक्ति सुपर पावर इसलिए कहा गया था क्योंकि ये विश्व में किसी भी जो हम कह सकते हैं जो राजनीतिक चीजें थी, संबंध थे, उनको प्रभावित करने की क्षमता रखते थे। ठीक है, तो उद्देश्य क्या था इस नीति का, गुट निरपेक्षता की नीति का, कि शीत युद्ध की जो दौर चला, इस राजनीति का त्याग करना,
स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण करना, सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी रखना। आप देखेंगे कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया था नाटो संगठन। नाटो एक सैन्य संगठन था जिसमें सभी सदस्य देश वो शामिल हो गए जो यूएस के साथ आए, और इसमें यह माना जाता था कि अगर एक देश पे हमला हुआ तो पूरे नाटो संगठन पूरे इस पे हमला माना जाएगा और सभी देश अपना प्रत्युत्तर देंगे। और इसके उत्तर में सोवियत संघ ने बना लिया था वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट। तो भारत वैसे तो दूर रहा, जब चाइना और पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो उसके बाद रूस के साथ एक 20 वर्ष के आसपास शायद समझौता कुछ कुछ कर लिया था, तो उसके बाद ये भारत पे ब्लेम आता है कि वह गुटनिरपेक्ष की नीति का पालन कहां कर रहा है। तो यहां पर देखो कि बेसिकली हम देखेंगे, अच्छा शीत युद्ध, जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था बेसिकली कि हम विश्व के इस एक दूसरे के विरुद्ध ताकत की जो राजनीति है हम उससे दूर रहेंगे ताकि विश्व शांति जो है हम उसको, और भारत जो है वह युद्ध टालने का प्रयास करेगा, युद्ध टालने का प्रयास करेगा, युद्ध टालने का प्रयास करेगा। ठीक है, और इसमें जवाहरलाल नेहरू की भूमिका अलग से एक प्रश्न हो सकती है मेंस का। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि हम किसी भी तरह की जो गुटबाजी है उससे दूर रहेंगे। रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रयास, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का जो विरोध है वह करना, तो ये सारी चीजें है ना। तो यहाँ पे ये कहा कि बेसिकली युद्ध का पूर्ण खतरा और युद्ध की जो तैयारियां हैं वो भारत ने कहा कि हम इस तरह की चीजों में शामिल नहीं होंगे, हम किसी भी एक गुट में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम उसमें शामिल होते युद्ध होता है तो हम कहीं ना कहीं उसकी तरफ से काउंट कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यह कहा कि जब हम गुट निरपेक्षता नीति की बात करते हैं तो बेसिकली तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है, तीन सिद्धांत हमें ध्यान रखने हैं। पहली बात तो है कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं है तो किसी भी देश के साथ कोई सैन्य सहयोग नहीं करेगा। हालांकि आप देखेंगे कि विश्व स्तर पर भारत के द्वारा बहुत बार शांति सेनाएं जो है वह भेजी गई, यूएन में शांति सेनाएं भेजी गई, लेकिन भारत सैन्य सेना जो है वह इस उद्देश्य से नहीं भेजता है। दूसरी बात यह कहा कि भारत विदेश नीति की एक स्वतंत्र दिशा होगी, ऐसा नहीं है कि यूएसए यूएसएसआर से प्रभावित है उसकी दिशा अपनी स्वतंत्र। पहली बात है कि सैन्य सहयोग नहीं करेगा गुट में शामिल होकर, दूसरी बात उसने कहा कि उसकी अपनी स्वतंत्र दिशा है, और तीसरी बात यह कहा कि भारत सभी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण जो संबंध है वह बनाए रखेगा, क्योंकि अगर हम किसी एक गुट में शामिल हो जाते तो दूसरे के अपने आप क्या हो जाते, विरोधी हो जाते, है ना। तो ये हो गया। अब देखो हमने एक और नीति अपनाई, आपने पंचशील सुना, यहां से भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि पंचशील जो समझौता है वह क्या है, पंचशील जो समझौता है वह क्या, तो ये भी हमारी विदेश नीति का एक सिद्धांत हो गया, है ना। अब देखो, तो पंचशील साइन होता है 1954 में भारत और चाइना के बीच में, भारत और चाइना के बीच में, ये 1954 की बात है। और इसमें यह कहा कि हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए सहयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका मूल उद्देश्य क्या था कि दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की व्यवस्था करना, और इसके माध्यम से हमने 5 ऐसे सिद्धांतों की बात की। पहला सिद्धांत यह था कि एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का हम सम्मान करेंगे, है ना, एक दूसरे की, कि अगर पता है कि भाई बाउंड्री लाइन या बॉर्डर लाइन जो है वह ये है, तो यहाँ पे अतिक्रमण हम एक दूसरे की सीमाओं का नहीं करेंगे, प्रॉपर एक डिस्टेंस जो है वह एक दूसरे से बना के रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, संप्रभुता का सम्मान करना, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना। दूसरी बात है कि हम एक दूसरे पे आक्रमण जो है वह नहीं करेंगे, गैर आक्रमण का सिद्धांत जो है वह हमने अपनाया। भारत तो वैसे भी पहले आक्रमण नहीं करेगा, परमाणु में भी हमने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाई। अगर हमने परमाणु, आगे हम खैर बात करेंगे, छोड़ देते हैं अभी, है ना। तो इसमें यह तय किया गया कोई भी देश एक दूसरे पे जो आक्रमण है वह नहीं करेगा। तो पहली बार ये कहा कि भाई हम परस्पर सम्मान करेंगे, किसका, अखंडता का और संप्रभुता का। दूसरी बात हमने ये कही कि हम आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरी बात हमने ये कहा कि भाई हम आंतरिक मामलों में जो है वह किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इसमें मेन पॉइंट्स निकाल के लिख लो कि पहली बात तो है कि हमने अखंडता की बात की, चलो कि हम अखंडता का सम्मान करेंगे, है ना। दूसरा इसमें से पॉइंट लिख लो कि हम आक्रमण नहीं करेंगे। ऐसे आपको याद हो जाएगा, है ना। पहली बात अखंडता का सम्मान, दूसरी बात ये, तीसरी बात में आप ये लिख लो कि हम मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर, केवल हस्तक्षेप लिख लो तो भी समझ आ जाएगा। हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किस में नहीं करेंगे, आंतरिक मामले जो होंगे, जैसे कि चाइना को लगता है कि भाई भारत जो है वो उसके मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है ना, या फिर हमें लगे कि वो हस्तक्षेप कर रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि चाइना का वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो कि जम्मू अधिकृत जो चाइना का जो एक आप देखेंगे जम्मू के जिस पार्ट में जो एक अतिक्रमण हम कह रहे हैं, इस पे वो अधिकार जताता है ना,
तो वहां से आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के उस वाले पाथ से होकर अगर कोई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कोई विकास कार्य हो रहा है, भारत उसको अपनी संप्रभुता का हनन मानता है। इसलिए भारत उस चीज को क्या करता है, डिनाई करता है ना, उसका विरोध करता है। तीसरी बात है कि इसके तहत यह भी तय किया गया कि एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेंगे और परस्पर लाभ की बात की गई, ठीक है। और एक बात इसमें की गई कि हम पीसफुली कोएग्जिस्ट, शांतिपूर्ण तरीके से सह अस्तित्व। बहुत जरूरी है कि भाई जो हमारे पड़ोसी देश है वो शांतिपूर्ण साथ में रहे। अब जैसे कि कितनी परेशानी होती है, पाकिस्तान बॉर्डर से सारी सेना वही खड़ी रखो, कुछ और हम कर ही नहीं पाते। तो यहाँ पर क्या है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व नहीं है। आप कहेंगे कि चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारा शांतिपूर्ण अस्तित्व है, सह अस्तित्व नहीं है। अगर होता तो हमें शायद उतने जरूरत नहीं पड़ती, उतने हमारे जो सैनिक है वह शहीद नहीं होते उतनी संख्या में, हमें वहां पर उतनी आर्मी नहीं लगानी पड़ती, हमारे वो रिसोर्सेज बचते, हम बाकी चीजों पे भी खर्च। लेकिन अगर हम जैसे कि पाकिस्तान परमाणु हथियार क्यों बनाता है ज्यादा, तो उसको खतरा किससे लगता है, पाकिस्तान को भारत से। तो वहां पर वो क्या है कि वो ज्यादातर भरे खाने को रोटी ना हो। आप देखेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त कैसी ठप, एकदम डिक्लाइन है, और उसके बाद भी वहां पे हथियार, सैन्य हथियार, ये मेन उसका रीजन है ना। तो यहाँ पर क्या है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अगर होता तो हथियारों की जरूरत ही नहीं होती। आपने एक गाना सुना होगा, वो अभी हाल ही 15 अगस्त से मैंने वो गाना सुना, मुझे बड़ा पसंद है। आपने मेरे दुश्मन मेरे भाई गाना सुना होगा, उसमें एक लाइन आती है कि हम गेहूं और चावल की जगह बंदूकें क्यों बोते हैं। तो या तो आप गेहूं चावल बोलो या बंदूकें बोलो। बंदूकें बोलोगे सारा पैसा युद्ध में खर्च कर लोगे, खाने को नहीं रहेगा, वैसी स्थिति हो जाएगी जैसे कि पाकिस्तान की है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व होता, जैसे कि नेपाल के साथ हमने जो है वह खुली बाउंड्री शेयर की है ना, ओपन बाउंड्री है, कि वहां पे आपको कोई वीजा वगैरह इस तरह से नहीं चाहिए पड़ेगा, एक ओपन बाउंड्री है। तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं हाँ भाई शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, कि वहां के लोग यहाँ व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ के लोग वहां व्यापार करने के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है ना। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पंचशील का एक समझौता है। ये 5 बातें क्लियर हो गया। आगे चले, नेक्स्ट देखे। अब चलो नेक्स्ट हमें इसमें देखना है, आओ पहले इनको लिख लेते हैं। क्या क्या हमने देखा इसमें, विश्व शांति, पंचशील, गुटनिरपेक्ष, विश्व शांति, पंचशील, गुटनिरपेक्ष। इसके अलावा हमने जाना, अभी हम आपने लुक ईस्ट पॉलिसी देखा, पूर्व की ओर देखो नीति। अब आपको पता होगा कि लुक ईस्ट जो है, लुक की जगह एक्ट ईस्ट हो गया है। पहले देखो नहीं, अब कार्य भी करो, है ना। एक्ट ईस्ट पॉलिसी की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। अच्छा, गैर उपनिवेशवाद, गैर उपनिवेशवाद, गैर उपनिवेशवाद, गैर साम्राज्यवाद, गैर नस्लवाद, ये सारी भी हमारी नीतियां हैं, सिद्धांत हैं, है ना। गुटनिरपेक्षता। इसके अलावा हम देखेंगे राष्ट्रमंडल से संबंध, यूएन के साथ सहयोग, निशस्त्रीकरण, राष्ट्रमंडल के साथ सहयोग। क्या भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य? राष्ट्रमंडल वो देश कहलाते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अधीन रहे, ब्रिटेन ने उन पे शासन किया। तो राष्ट्रमंडल सदस्य की बात करेंगे, राष्ट्रमंडल की सदस्यता, इस बारे में हमारा क्या विचार है, ठीक है। हम यूएन सहयोग की बात करेंगे और हम निशस्त्रीकरण की बात करेंगे, निरस्त्रीकरण। तो ये सारे ऐसे कुछ सिद्धांत है बच्चों जो कि हमारी विदेश नीति को, ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखो, गुजराल सिद्धांत है भारत का। गुजराल सिद्धांत क्या है, कौन से पीएम के द्वारा ये शुरू किया गया था, गुजराल सिद्धांत। फिर हम बात करेंगे भारत का परमाणु सिद्धांत क्या है, जैसे कि नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी। यूपीएससी मेंस में सीधा पूछ लेता है यही कि भारत की नो फर्स्ट यूज की जो पॉलिसी है वह क्या है, ठीक है। तो भारत का परमाणु सिद्धांत आखिर क्या है, परमाणु सिद्धांत। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत की मध्य एशिया को जोड़ो नीति। मध्य एशिया से भारत, मध्य एशिया के देश कौन कौन से, वो तजाकिस्तान कजाकिस्तान वाले, है ना। तो भारत की मध्य एशिया की नीति क्या है, भारत की
मध्य एशिया को जोड़ो नीति। और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी से भी आ चुका कि पहले लुक था, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया, तो अब इसके क्या मायने हैं। तो यहाँ पर हमें 3-4 इन बातों को और समझना है, गुजराल सिद्धांत, परमाणु, मध्य एशिया और एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो भारत की विदेश नीति के हमने कुछ सिद्धांतों की बात कर ली, 2-4 सिद्धांत हम और समझ लेते हैं। आ रहा है समझ में आ रहा है। विदेश नीति इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जैसे कि हमारे पंचशील की बात हो गई है ना, थोड़ी सी बात अब हम आगे करते हैं। अच्छा देखो, जब हम निशस्त्रीकरण की बात करेंगे, निशस्त्रीकरण का जो मतलब है आखिर वह क्या है। निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण, ठीक है। आप देखेंगे कि विदेश नीति भारत की जो है हथियारों की दौड़ के विरोध है, हथियारों की दौड़ के विरुद्ध है। और जैसे ही हम देखेंगे कि अगर हमने हथियारों या चीजों का विकास किया भी, इनको बनाया, तो उसके पीछे रीजन था आत्मरक्षा का सिद्धांत। हम परमाणु हथियार में भी उसी सिद्धांत को अपनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे कि पारंपरिक व नाभिकीय 2 प्रकार के जो हथियार हैं वो होते हैं, और इनका उद्देश्य क्या होगा कि जो शक्तिशाली समूह है उनके मध्य तनाव कम करना या समाप्त करना, विश्व शांति को सुरक्षा देना, है ना, और हथियारों के उत्पादन पर जो खर्च हो रहा है उसको रोककर अन्य जगह पर उसका जो यूज है वह करना, आर्थिक विकास करना। तो हमारी निशस्त्रीकरण की जब हम बात करेंगे, निशस्त्रीकरण, इसका यूज यही कि हथियारों की जो दौड़ है उसको हम समाप्त करें और वही पैसा हम विकास में लगाएं। हथियारों की दौड़, आप इसको जो नेगेटिव बात है हम उसको पॉजिटिव में ले सकते हैं। इसमें एक आंकड़ा मैं बताती हूं आपको, और आर्थिक विकास करना। आप देखेंगे कि इंडिया है, चाइना है, इंडिया ने आर्थिक विकास, है ना, वही पैसा किसमें दिया जाए, अब पैसा वही है, चाहे आप हथियार बनाने में लगा लो, चाहे आप विकास कर लो। तो यहां पर देखो, चाइना, यूएस, जापान, रशिया, हम इवन पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान का जो रक्षा बजट है वो हमसे ज्यादा है। ठीक है, मतलब परसेंटेज में, इकोनॉमी के उस पर नहीं, परसेंटेज में हम अपने टोटल अगर हम देखें तो हम जीडीपी का कितने % खर्च करते हैं, आप मुझे कमेंट में बताएं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम कम खर्च कर रहे हैं तो बेसिकली ये हम अपनी रक्षा से एक तरह से समझौता कर रहे हैं कि अगर बाकी देश ताकतवर हो रहे हैं, हमें भी पैसा लगाकर उस तरह के आधुनिक हथियार और चीजें करना चाहिए ताकि हम अपनी रक्षा जो है वह कर सकें। ये बात और है, लेकिन यहाँ पर हम इसी चीज को अगर पॉजिटिव वे में लेना चाहें तो हम लिख लेते हैं ठीक है, हम ज्यादा हथियारों का जो है वह होड़ नहीं लगाते, हथियारों की दौड़ अगर हम नहीं करेंगे तो वही पैसा अपने आर्थिक विकास में जो है वह लगाएंगे। तो यहाँ पर ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए 1985 में एक 6 देशों का सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, और उसमें भारत ने नाभिकीय जो निशस्त्रीकरण है कि नाभिकीय हथियार बहुत ज्यादा जो है वह ना बनाए जाए। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं और हम बात करेंगे अब नेक्स्ट गुजराल सिद्धांत की। गुजराल सिद्धांत की हम यहां पर बात करेंगे। 1996 में अगर आप देवगौड़ा सरकार की बात करेंगे तो उस वक्त आई के गुजराल जो है वह विदेश मंत्री थे। देवगौड़ा सरकार में क्या है इनका पूरा नाम, इंद्र कुमार गुजराल है शायद, आई के गुजराल, है ना। ये कौन थे बच्चों, ये विदेश मंत्री थे, ये विदेश मंत्री थे, आई के गुजराल विदेश मंत्री थे। ठीक है, तो यहां पर इनके अगर हम देखें कि 5 बुनियादी जो सिद्धांत है वो आखिर क्या है। पहली बात तो ये है कि भारत जो अपने पड़ोसी देश है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, इन सभी के साथ, पड़ोसी देशों के साथ एक विश्वसनीय जो संबंध है वो स्थापित करके रहेगा। पड़ोसी देशों के साथ शांति बहुत जरूरी है, विवादों को बातचीत से सुलझाएगा और किसी मदद के बदले तुरंत कुछ हासिल करने की जो अपेक्षा है वह नहीं करेगा। दूसरी बात यह कही कि दक्षिण एशिया के जो देश है क्षेत्र में किसी अन्य देश के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने क्षेत्र का उपयोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।
जैसे कि आप देखेंगे कि पाकिस्तान पे बार बार सैंक्शंस प्रतिबंध इंटरनेशनल लेवल पर इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि भारत के खिलाफ जो आतंकवादी गतिविधियां हैं पाकिस्तान अपनी भूमि का यूज करने के लिए देता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली अगर हम देखें कि गुजराल सिद्धांत जो है भारत की विदेश नीति में एक मील का जो पत्थर है वह साबित हुआ। तो इसका पहला सिद्धांत हम ये देखेंगे कि ये कहा गया कि बेसिकली भारत दक्षिण एशिया का एक बड़ा देश है और इस होने के नाते वह छोटे पड़ोसी देशों को एक तरह से एक तरफा जो रियायतें वह दे देता है। इसने पॉजिटिव मैनर में कह देते हैं कि एक बिग ब्रदर की भूमिका है, जैसे कि कई छोटे देश और बांग्लादेश जो है वह एक नेगेटिव मैनर में देख लेता है कि ये तो धौंस दिखाते हैं, वो वाली बात हो गई है ना, कि भारत जो है वह क्या है, एज अ बिग ब्रदर देखता है। इसके अलावा वो कहता है कि बेसिकली भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ एक सौहार्दपूर्ण जो संबंध है वो करेगा, किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो एक यहाँ पर हमने पंचशील की लाइन जो है वह यहाँ पे भी लिख दी। सभी दक्षिण एशियाई देशों के साथ क्षेत्रीय अखंडता संप्रभुता का सम्मान करेगा, अपने विवादों को शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता से मध्यस्थता की बात इसमें कही गई। गुजराल सिद्धांत का मानना था कि भारत का वह आकार और जनसंख्या स्वाभाविक रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में से प्रमुख राष्ट्र के रूप में स्थापित करते, तो चाहे जनसंख्या वाइज का क्षेत्रफल वाइज का है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है कि बेसिकली ये गुजराल सिद्धांत की बात इसमें कही गई और इसमें यह कहा गया कि गुजराल ने ये स्पष्ट किया कि गुजराल सिद्धांत के पीछे तर्क ये था कि हमने उत्तर और पश्चिम से चूंकि दो मैत्रीपूर्ण जो पड़ोसी है उनका सामना करना था, इसलिए हमें निकटतम जो पड़ोसी है उनके साथ पूर्ण शांति और स्थिति जो है वह सुनिश्चित करनी होगी। तो देखो गुजराल सिद्धांत अगर हम देखें तो इसके कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं गुजराल सिद्धांत के। क्या ये उतना सफल रहा जितना इसको होना चाहिए? तो गुजराल सिद्धांत सफल कितना रहा? ठीक है, हम इसकी दो बातों को समझ। असफलता में तो हमें केवल एक चीज पढ़नी है और वो है पाकिस्तान। अगर हम इसकी सफलता की बात करें कि हमने ये तत्व ये एलिमेंट्स तो इसके बना लिए, सिद्धांत बना लिए, सफल कितना है ना, और असफल कितना है, ये हमने तब देखा जब हमने देशों के साथ संबंध जो है वह आजमाए। जैसे कि अगर हम नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें और भी अपने पड़ोसी देशों की, श्रीलंका की बात करें, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, तो इन देशों के साथ जो संबंध थे, जो सहयोग था वह बढ़ा। तो इस मामले में हम कह सकते हैं कि ये सफल रहा। जैसे कि हम देखेंगे कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने में, सहयोग करने में ये बड़ा ही सफल हमारे लिए साबित होता है। जैसे कि भारत ने क्या किया कि गंगा नहर में प्रवाह बढ़ाने के लिए भूटान से मंजूरी प्राप्त कर ली। तो भूटान ने मंजूरी दे दी, कैसे? तो एक सफल सहयोग रहा ना, तो मंजूरी दे दी गंगा नहर प्रवाह, है ना। इसके अलावा अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका और भारत के बीच में आर्थिक विकास को लेकर खासा समझौता है। तो सफलता की परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ एक जो सहयोग है, एक जो समन्वय है, ठीक है, ये काफी बढ़ा है। असफलता की बात करें तो आपको एक देश जो कि है पाकिस्तान के साथ कैसे संधि समझौता क्या ही हो सकता है जब वह आतंकवाद का समर्थन करना, ये बात कोई नई नहीं है, काफी पुरानी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विफलता की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के साथ तो ये हमारे संबंध नहीं सुलझा पाया, इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये विफल रहा। तो अब हम चलते हैं और हमें बात करनी है नेक्स्ट, भारत के परमाणु जो सिद्धांत है आखिर वह क्या है। भारत के परमाणु सिद्धांत आखिर क्या है? आपने एक पोखरण मूवी देखी होगी जिसमें आपको एक स्ट्रगल दिखाई देता है कि कैसे छुप छुप के हम जो ये परमाणु, हमारा जो फर्स्ट पोखरण 1 था हमने वो किया, है ना। आप देखेंगे कि 1974 में पहला परमाणु परीक्षण होता है, फर्स्ट पोखरण हम जिसको कहते हैं। क्या किया था हमने इसमें? न्यूक्लियर टेस्ट किया था, परमाणु परीक्षण किया था, परमाणु परीक्षण, ठीक है। हमने इस परमाणु परीक्षण का जो कोड नेम है जानते हो वह क्या रखा था? स्माइलिंग बुद्धा। हमने इसका कोड नेम क्या रखा था? ये क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए। इधर बम फट गया, इधर क्या कह दिया? बुद्ध मुस्कुराए, स्माइलिंग बुद्धा। और इसके पीछे का हमने एक जो
स्माइलिंग बुद्धा क्या था, भारत की परमाणु मतलब जो फर्स्ट हमारा ऑपरेशन था न्यूक्लियर वेपन का। तो इसमें यह कहा गया कि बेसिकली नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी जो है वह हम, है ना, ये हमने रखा कि हम नो फर्स्ट, इवन जब हम सेकंड की बात करेंगे, जरा ये तो फर्स्ट था, ठीक है, सेकंड हम अगर पोखरण की बात करेंगे, ये हमारा दूसरा 1998 में हुआ, 1998 ये आपका सेकंड पोखरण था, सेकंड परमाणु परीक्षण था, ठीक है। तो हमने एक नीति अपनाई बच्चों, और ये नीति हमारे लिए थी प्रथम प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज, पहले तो हम प्रयोग नहीं करेंगे, प्रथम प्रयोग नहीं। ऐसा नहीं है कि जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, अपनी रक्षा नहीं करेंगे, फिर हमने देखने के लिए थोड़ी बनाए हैं। नो फर्स्ट यूज, प्रथम प्रयोग हम नहीं करेंगे, लेकिन जवाबी कार्रवाई तो हम करेंगे, जवाबी कार्रवाई हम जरूर करेंगे। तो जवाबी कार्रवाई करेंगे कि अगर किसी देश ने यूज किया है हमारे खिलाफ न्यूक्लियर वेपन को, तो फिर हमने भी देखने के लिए नहीं बनाए, लेकिन हम पहले प्रयोग जो है वह हम नहीं करेंगे, प्रथम प्रयोग हम नहीं करेंगे। हमने इसको आत्मरक्षा के लिए बनाया है, हमने इसको एक संतुलन, एक बैलेंस के लिए अपनाया है। तो यहां पर देखो कि बेसिकली परमाणु शक्ति का जो उपयोग है वह भारत पहले नहीं करेगा। इसके अलावा हमने 2-3 सिद्धांत और इसके अपनाए। पहली बात कि भारत परमाणु हथियार का प्रयोग पहले नहीं करेगा, परमाणु हथियार का प्रयोग पहले नहीं करेगा, ठीक है, नो फर्स्ट यूज हो गया। तो ये एक हमारा सिद्धांत हो गया। दूसरा है, अगर परमाणु हथियार का प्रयोग करेगा भी तो जिससे युद्ध कर रहे हैं ऐसा नहीं करेगा कि उसको अपूर्णीय क्षति हो जाए, सीमित प्रयोग करेगा, अपूर्णीय क्षति नहीं करेगा। आप अगर विश्व स्तर पर देखें तो 2 तरीके हैं, जैसे कि हमने तो सॉफ्ट पॉलिसी अपनाई। दूसरा तरीका होता है कि अगर आपको किसी के आक्रमण से बचना, जैसे कि मान लो आपकी किसी से लड़ाई हो रही है, तो उसमें 2 तरीके के, या तो आप बहुत शांति भाव से रहें, जो वो कर रहा है उसको करने दें। दूसरा ये तरीका होता है कि इतना एग्रेशन दिखाए, मतलब इस हद तक विनाश को ले जाए कि सामने वाला जो है उस विनाश से डर के पहले ही ना करे। तो यहाँ पर ये दोनों तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली क्षति तो होगी, बट अपूर्णीय क्षति हम नहीं करेंगे, ऐसा विनाश नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम परमाणु का जो प्रयोग करेंगे वो एक राजनीतिक, ऐसा नहीं कि आतंकवादी संगठन को सौंप दिया और वो, जैसे कि पाकिस्तान का एक खौफ क्या है, पाकिस्तान के लिए एक डर क्या रहता है कि अगर उसके जो परमाणु हथियार है अगर वह आतंकवादियों के हाथ में लग गए तब वे क्या करेंगे। तो ऐसे में हम जो परमाणु सिद्धांत हमने बनाया कि हम इसका जो ये प्रयोग करेंगे ना, ये राजनीतिक नेतृत्व में करेंगे, ना कि हम आतंकवादियों को सौंप देंगे। और राजनीतिक नेतृत्व में करने के लिए हमने एक न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी बना रखी है। हमने इसका प्रयोग करने के लिए क्या बना रखी है बच्चों, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जो कब प्रयोग करना है इसकी परमिशन देगी, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी हमने बना रखी है, राजनीतिक और कार्यकारी परिषद है। और इसके अगर आप देखें, राजनीतिक कार्यकारी परिषद इसकी बनाई गई, जिसके अगर हम अध्यक्ष की बात करें, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम होते हैं। इसके अध्यक्ष जो है वह पीएम होते हैं, ठीक है। एक बात और हमने इसमें अपनाई बच्चों कि हम ऐसे देशों के खिलाफ परमाणु यूज नहीं करेंगे जिनके पास है ही नहीं नाभिकीय हथियार। तो हम गैर नाभिकीय देशों पर, गैर नाभिकीय देशों पर हथियार यूज नहीं करेंगे, है ना। तो हमने क्या किया, आपने अगर देखा होगा
रामायण महाभारत के सीरियल चूंकि सबने देखे होंगे, आपने उसमें एक बात सुनी होगी, है ना, कि जैसे जो हाथी पे सवार है वह हाथी से लड़ेगा, जो पैदल सेना है वह पैदल सेना से लड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है कि जो जिस लेवल का उस लेवल से लड़ाई होगी। तो यहाँ पर जो गैर नाभिकीय इस तरह के देश होंगे, गैर परमाणविक देश होंगे, उनके साथ नहीं करेगा। और भारत की जो एक प्रतिबद्धता है परमाणु मुक्त बनाने की, परमाणु मुक्त विश्व बनाने की, वो जारी रहेगी। परमाणु मुक्त विश्व के प्रति, परमाणु मुक्त विश्व के प्रति प्रतिबद्धता वह जारी रखेगा। विश्व के प्रति प्रतिबद्धता, परमाणु मुक्त विश्व के प्रति प्रतिबद्धता को जारी रखेगा। ये हमारा है परमाणु सिद्धांत। आगे चलेंगे, बात करेंगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी की। उसके पहले सेंट्रल एशिया की थोड़ी बात हो जाए। मध्य एशिया को जोड़ो नीति भारत की, है ना, मध्य एशिया को जोड़ो नीति। अगर हम देखेंगे तो भारत ने इस नीति की शुरुआत कब करी? 2012 में। 2012 में इस नीति को शुरू किया। और इसके अंतर्गत अगर हम मध्य एशिया के, सेंट्रल एशिया के देशों की बात करें तो इन देशों में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये देश जो है वह शामिल है। इनके नाम भी लिख लो, कजाकिस्तान। अच्छा, यूपीएससी इसका एक ऑर्डर भी पूछ चुका है कि अगर हम इसको ऑर्डर में जमाएं, है ना, क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज, तो इन देशों का क्या है? तो सबसे पहले कजाकिस्तान है, फिर उसके बाद किर्गिस्तान है, फिर उसके बाद तजाकिस्तान है, फिर तुर्कमेनिस्तान है। मैं ये क्लॉकवाइज आपको बता रही हूँ, अगर आप इस तरीके से जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद तुर्कमेनिस्तान है और उसके बाद उज्बेकिस्तान है, उसके बाद उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये आपके जो 5 देश है वो आपके मध्य एशिया वाले जो देश हैं वह हो गए। तो मध्य एशिया के देशों से हमने किस तरह की विदेश नीति जो है वह अपना रखी है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूं, आप उनको लिख लीजिए, ठीक है। जैसे कि हमने सहयोग समन्वय की नीतियां अपना रखी, इन देशों के साथ पारस्परिक लाभ की नीति हमने अपना रखी है ना। पहली बात हम अगर कहें कि बेसिकली मध्य एशिया को जोड़ो जो दृष्टिकोण है भारत, वह इन देशों पर आधारित है कि इन देशों के साथ किस तरीके से, तो एक मजबूत राजनीतिक संबंध, राजनीतिक सही वर्ड है, राजनीतिक, रणनीतिक, सारे शब्द साथ में लिख लेते हैं, आर्थिक, सामरिक मतलब जो करंट इश्यूज चल रहे हो, सामरिक, सहयोगात्मक, समन्वय, ये सारी चीजें करना। तो मजबूत राजनीतिक, आर्थिक, ये सारे संबंध स्थापित करना इन देशों के साथ, ठीक है। दूसरा हम इसमें देखेंगे कि भारत बेसिकली सुरक्षा सहयोग, संयुक्त शोध को भी बढ़ावा देता है। संयुक्त, चाहे हम सैन्य अभ्यास, कौन कौन से सैन्य अभ्यास इन देशों के साथ, यूपीएससी अब यहाँ से क्वेश्चन पूछने लगा है, ध्यान रखना। पहले आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन वनडे में पूछे जाते थे, अब नहीं। संयुक्त सैन्य अभ्यास, है ना, एक जो एक हम कह सकते हैं सैन्य अभ्यास व शोध करना, संयुक्त सैन्य अभ्यास व शोध, है ना, इन सब चीजों में साथ में पार्टिसिपेट करना। इसके अलावा हम देखेंगे कि चाहे हम ऊर्जा की बात करें, चाहे हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, ऊर्जा, प्राकृतिक जो संसाधन है, ठीक है, इनका विकास शांतिपूर्ण तरीके से करना, इनको लेके एक जो नीतियां हैं, आदान प्रदान है, वो बनाए रखना, ठीक है। एक दीर्घकालिक एक साझेदार के रूप में एक दूसरे को देखा, तो भारत मध्य एशिया को ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन के एक दीर्घकालिक पार्टनर के रूप में देखता है। इसके अलावा अगर हम चिकित्सा की बात करें, शिक्षा की बात करें, है ना, चिकित्सा, शिक्षा, डिजिटल,
चिकित्सा, शिक्षा और डिजिटल, इनको लेके जो समझौता है वह करना। आप अगर एआई की भी बात करेंगे तो इसको, अब तो भाई एआई का जमाना है ना, इसको लेकर भी जो समझौते हैं वह किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक मिलजुल कर एक संपर्क बनाना, लोगों के बीच में व्यापार बढ़ाना, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी, है ना। संपर्क, तो ये संपर्क ना केवल व्यापार को लेके होगा, लोगों की भी आवाजाही को लेके होगा ना, व्यापारिक संपर्क भी बढ़ाना, जो लोग हैं, चाहे पर्यटन की बात हो, शिक्षा की बात हो, तो लोगों के बीच भी जो संपर्क है, लोगों के बीच भी जो आवाजाही, कनेक्शन नेटवर्क है, लोगों के बीच आवाजाही, इन सभी चीजों को बढ़ाना, है ना। तो ये सारे संबंध ये हमें मध्य एशिया से जोड़ो नीति के होंगे। अब हम चलते हैं और थोड़ी सी चर्चा हम एक्ट ईस्ट की बात करते हैं। दिस इज लास्ट टॉपिक। एक्ट ईस्ट, ईस्ट मतलब अगर हम देखेंगे कि हमारे ये जो आसियान कंट्रीज हम देखते हैं ना, आसियान सदस्य देश, तो आप देखेंगे कि बेसिकली जो नीति 1992 में शुरू हुई वो मोदी जी के द्वारा कुछ चेंज करके उसका स्वरूप बदल दिया गया। जैसे कि आप देखें कि ये जो नीति है, पॉलिसी है, 1992 में नरसिम्हा राव जब सरकार थी, पीएम थे नरसिम्हा राव, ठीक है, जब ये पीएम थे उस वक्त इस नीति को शुरू किया। पर जब इस नीति को शुरू किया गया, इसका नाम था लुक ईस्ट, लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो नीति, देखो वाली बात थी। तो देखना और करने में फर्क है। पूर्व की ओर नीति, पूर्व की ओर देखो, है ना, देखो नीति। तो यहां पर केवल देखो की बात की गई थी, लुक की बात की गई थी, एक्ट की बात बाद में की गई। 2014 में आते हैं मोदी जी। 2014 में मोदी गवर्नमेंट की हम अगर बात करेंगे, जब ये पीएम बनते हैं तब इन्होंने इसको रीनेम कर दिया और कहा कि अब जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात इन्होंने कही, ठीक है। तो बेसिकली ये नीति जो है वह हमारे पड़ोस पर केंद्रित है बच्चों। ये जो नीति है वो क्या है, हमारे पड़ोस पर केंद्रित है कि पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध अगर अच्छे होंगे, पड़ोस पर केंद्रित है कि हमें यहाँ पर प्राथमिकता किसको देनी है, अपने इन देशों को देनी है। चाहे व्यापार की प्राथमिकता हो, साझेदारी की प्राथमिकता हो, तो हमें ये जो प्राथमिकता है वह अपने इन देशों को देनी है। तो ये इन देशों को प्राथमिकता देने के लिए जो नीति है वह बेसिकली है ताकि जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज है, इंडो पैसिफिक एक जो बैलेंस है वह बना रहे, क्योंकि चाइना जो है वह इन सभी देशों में अपना प्रभाव दिखा रहा है। तो चाइना के ये जो प्रभाव होंगे उसको काउंटर करने के लिए इंडिया का इन देशों के साथ जो संबंध है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब लुक से हम किस पे आ गए हैं बच्चों, एक्ट पे आ गए हैं। लुक से हम देखो की जगह हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की जो बात है वह कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इनसे देखो, अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की 4C का उल्लेख किया कि कल्चर है, कॉमर्स है, कनेक्टिविटी है एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है, संस्कृति, वाणिज्य, संपर्क और क्षमता निर्माण, है ना। अब मैं इसके कुछ पॉइंट्स आपको बताती हूं कि देखो, पहली बात तो ये है कि हमने राजनीतिक, है ना, एक अपग्रेडेड वर्जन है एक्ट ईस्ट का। और आर्थिक राजनीतिक हम क्या समझौते कर सकते हैं, आप खुद सोचिए कि एक तो सांस्कृतिक आधार पर करेंगे, सांस्कृतिक आधार पर कर रहे हैं, रणनीतिक आधार पर कर रहे हैं, ठीक है, आर्थिक समझौता करेंगे, रक्षा को लेके कोई समझौता करेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के समझौते हम कर रहे हैं। तो चाहे कनेक्टिविटी हो, व्यापार हो, संस्कृति हो, लोगों के बीच संपर्क हो, जैसे कि हमने मध्य एशिया की भी बात की थी, तो वहां पे भी मध्य एशिया में भी क्या है कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, लोगों के बीच संपर्क कर रहे हैं, व्यापार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि आर्थिक जो सहयोगात्मक संबंध है हम उसको बढ़ाना, एक सक्रिय दृष्टिकोण। स्पेशली अगर हम इवन इसमें उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र, उसमें अरुणाचल प्रदेश की कनेक्टिविटी जो कि आसियान कंट्रीज से ज्यादा बॉर्डर लाइन वहीं से शेयर करी, तो अब वहां पे भी डेवलपमेंट की कॉरिडोर की जो बात है वह करते हैं। तो इसमें नॉर्थ ईस्ट का भी जो डेवलपमेंट है वह शामिल है, क्योंकि ये दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के एक प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी आसियान देशों प्लस एकीकरण पर प्लस पूर्वी एशियाई देशों प्लस सुरक्षा सहयोग पर एक केंद्रित एक ऐसी नीति है। अब देखो इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि भाई वहां पे ज्यादातर आप देखेंगे कि बौद्ध, और भारत में भी बौद्ध हैं, तो बौद्ध और हिंदू इनके बीच का जो एक हम कह सकते हैं कि जो संबंध है ना,
जो इन दोनों, अगर हम धर्मों की बात करें, बौद्ध हिंदू संबंध, आप देखेंगे कि भारत बुद्धा की भूमि, और ऐसे में इन दोनों के बीच के जो संबंध है उनको बढ़ाना। इसके अलावा सामरिक मुद्दे हर जगह होंगे। सामरिक मुद्दे मतलब करंट इशू जो चल रहे हैं, सामरिक मुद्दे जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, तो सामरिक मुद्दों पे ध्यान केंद्रित करना, जैसे कि आतंकवाद कम करना, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो जाना, है ना, आतंकवाद के विरोध में एक साथ खड़े हो जाना। तो जो सामरिक मुद्दे होंगे उनको लेके भी सभी के साथ शांति को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहां पर 1992 में शुरू हुई, 2040 में एक अपडेटेड वर्जन, जो ये थोड़ा सा याद रखो, 1992 में स्टार्ट हो रही है और 2014 में इसका अपडेटेड वर्जन है। 1992 में कौन था, 2014 में कौन आया, यहां पर बात लुक की गई थी और यहां पर बात एक्ट की गई थी। अब यूपीएससी क्वेश्चन पूछ देता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और अगर लुक की जगह अगर हमने एक्ट देखा तो इसके क्या मतलब है। सो बच्चों, उम्मीद है आपका ये टॉपिक जो है वह कवर हो गया होगा। फिर भी लग रहा है कि नहीं मैम कुछ और बता दो, तो आप डाउट में जो कमेंट्स है कमेंट आप कर दीजिएगा। तो आज हमने बात की, अच्छा एक बात और बता दूं, @मंजू PW UPSC वाला, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको क्लास का PDF फाइल सब मिल जाएगा। हमने बात की आज फॉरेन पॉलिसी, जिसे कि कहा जाता है एक्सटर्नल पॉलिसी भी, विदेश नीति के कुछ सिद्धांत है, विश्व नीति, विश्व शांति, पंचशील, गुटनिरपेक्षता, गैर उपनिवेशवाद, लोक ईस्ट पॉलिसी, राष्ट्रमंडल, UN निशस्त्रीकरण, गुजराल सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, मध्य एशिया और एक्ट ईस्ट, है ना। हमने शुरुआत से जाना कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, इनका जो कोट है वह आपके मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमने जाना कि राष्ट्र हित की रक्षा के लिए जो हम अंतरराष्ट्रीय संबंध बना रहे हैं, जैसे कि पंचशील, वासुदेव कुटुंबकम, बिग ब्रदर, इसके क्या क्या रीजंस, क्या क्या इसके कारक होंगे, हमने ये भी देखे, है ना। ये आपका इंट्रोडक्शन था। हमने कुछ सिद्धांतों की बात की, गैर नस्लवाद, गैर उपनिवेशवाद, गुटनिरपेक्षता, ये सारे सिद्धांत है जो हम फॉलो करते हैं। ठीक है, पंचशील, गुजराल सिद्धांत थोड़ा सा देखते रहिए। ये आपका मेंस के लिए हो गया, इसका एनालिटिकल जो पोर्शन है कि आखिर ये कितना सफल कितना असफल रहा, तो मेंस में हमेशा इस तरीके के जो क्वेश्चन है वह आते हैं। पहला परमाणु पोखरण हमने देखा, कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। मिडिल ईस्ट को लेकर अगर हम अभी हमने कुछ भी रिसेंट डेवलपमेंट है वो आप पढ़ लेना। वैसे ये सारी चीजें आप IR में पढ़ते हो, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो ये था हमारा आज का क्लास, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी लगता है कुछ रहेगा तो कॉमेंट कर देना। इसके बाद हम चलेंगे चैप्टर नंबर 89, जिसमें हम बात करेंगे संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए कुछ कुछ जो राष्ट्रीय आयोग बने हैं। अब आपके जो चैप्टर्स है वह थोड़े से बड़े चैप्टर्स होंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे चैप्टर नंबर 90 आपका बहुत ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि उसमें सारे जो केसेस है बच्चों वह दी गए हैं। तो अब आपके बस 3-4 चैप्टर्स रह गए हैं। आपका लक्ष्मीकांत जो है वह कंप्लीट हो गया। पीछे का जो भी है आप पढ़ चुके हैं, उसको रिवाइज करते रहिए। नोट्स मेकिंग अगर नहीं किया है, आपका बैक हो गया है, तो आप उसको भी कंप्लीट कर लें, पुराने लेक्चर्स को। बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।